हेलो स्टूडेंट्स, फेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बुक का जो चैप्टर नंबर 7 है उसको डिस्कस करेंगे। पॉलिटी थ्रू एमसीक्यू और एनसीईआरटी थ्रू एमसीक्यू जो हमारी सीरीज है, इसमें हम लोग पॉलिटी के क्लास 11th तक पहुंचे हैं और इसके सारे चैप्टर्स को हम लोग पर डे 1 चैप्टर के हिसाब से कर रहे हैं। आप लोग सारे चैप्टर्स को पढ़ करके क्वेश्चंस आपको शाम को मिल जाते हैं और अब से रात में 10 बजे आपको इसका लाइव सेशन भी मिल जाया करेगा। तो आप इसको सीरियसली कर सकते हैं अपने सेशन के हिसाब से और डेली बेसिस पर इसका क्वेश्चंस करने से आपका पूरा का पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन इंडिया। भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से आप क्या समझते हैं? पहला पॉइंट ये है, अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट मस्ट नॉट इंटरफेयर इन द डिसीजंस ऑफ जुडिशरी। जो सरकार के अन्य अंग हैं उस उच्च जो जुडिशरी है उसके डिसीजंस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि जजेस मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज फ्री ऑफ फियर एंड फेवर, यानी कि जजेस के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो फियर और फेवर के बिना अपने काम को कर सकें। देखिए, अगर एक दूसरे ऑर्गन्स, जैसे कि 3 ऑर्गन्स हैं आपको पता है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, अगर एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर जुडिशरी में इंटरफेयर करता रहेगा तो जुडिशरी इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकेगी। इसी तरीके से अगर जजेस फियर या फेवर के कारण सही से काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी इंडिपेंडेंस खतरे में आ जाएगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जजेस का ये इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। तो ये दोनों ही पॉइंट जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को शो करते हैं और इसलिए हम इसमें लगाएंगे सी। ठीक है, हम कहां पर जाएंगे? इसमें हम जाएंगे सी पर और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। Which among the following are the means to ensure independence of judiciary in India? निम्नलिखित में से कौन से साधन हैं जो भारत में जुडिशरी को इंडिपेंडेंस इंश्योर करते हैं? ठीक है, तो पहला पॉइंट है फिक्स टेन्योर ऑफ जजेस। देखिए, अगर जजेस का टेन्योर फिक्स नहीं है, जजेस को ये लगता है कि उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है, तो अगर किसी भी अधिकारी को या किसी भी व्यक्ति को ये लगेगा कि उसका पद किसी की कृपा पर निर्भर है तो वो उसके फेवर में जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका टेन्योर इतना और आप अपना टेन्योर पूरा करेंगे, आपको हटाना इतना आसान नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा पॉइंट, लेजिस्लेचर इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। जो विधायिका है वो जुडिशरी के अपॉइंटमेंट्स में इंटरफेयर नहीं करती, उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। तो जो जजेस का अपॉइंटमेंट इंडिया में होता है स्पेशली, वो कॉलेजियम सिस्टम की बेसिस पर होता है और उसके बाद वो एग्जीक्यूटिव अप्रूवल यानी कि प्रेसिडेंशियल अप्रूवल के लिए जाता है। तो इस कारण से क्या है कि लेजिस्लेचर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट जुडिशरी में नहीं है। पॉइंट नंबर 3, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम अदर ऑर्गन्स। जो न्यायपालिका है उसको अन्य अंगों से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्राप्त है। मतलब ये है कि जो जुडिशरी के खर्चे होते हैं, जुडिशरी के जितने भी खर्चे होते हैं, वो सब सारे के सारे खर्चे जो हैं वो चार्ज्ड अपॉन कंसोलिडेटेड फंड होते हैं। ठीक है, ये सारे के सब सारे क्या होते हैं? चार्ज अपॉन कंसोलिडेटेड फंड होते हैं, यानी कि इन पर लेजिस्लेचर में यानी संसद में केवल और केवल डिबेट हो सकती है, वोटिंग नहीं हो सकती। वोटिंग नहीं हो सकती मतलब उसको कट डाउन नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी इंश्योर होती है और इस कारण ये तीनों पॉइंट सही हो जाएंगे और हम इसमें लगाएंगे डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। पहला पॉइंट ये है कि ओनली अ सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट है, ठीक है,
उसमें ये कस्टम रहा है, एक कन्वेंशन रहा है कि जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। लेकिन ये कन्वेंशन 2 बार अब तक टूट चुका है, ठीक है, और इन दोनों बार लोअर जो सीनियरिटी को ध्यान में ना रखते हुए नीचे से आए हुए जज को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। 1973 में और 1975 में ऐसा हो चुका है। दूसरा पॉइंट, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड दैट ऑफ हाई कोर्ट्स बाय द गवर्नर ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स। जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे और जो गवर्नर है वो हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करेंगे। नहीं, ये गलत है। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करेंगे। इस हिसाब से ये दोनों ही गलत हो गए और हम इसमें लगाएंगे डी। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The judges of Supreme Court are appointed by the President in consultation with the CJI only. देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति होती है जजेस की, उसमें सीजेआई के थ्रू नहीं होती है, ये कोलेजियम के थ्रू होती है। ठीक है ना, कोलेजियम सिस्टम है भारत में और उसी के थ्रू होती है। तो सेकंड जजेस केस में ये वेरीफाई किया गया, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है। The method of consulting CJI is purely consultative. नहीं, जो CJI और कोलेजियम रिकमेंडेशन करते हैं उसी को प्रेसिडेंट को चूज करना होता है, तो इट्स नॉट कंसल्टेटिव। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए इसमें आप डी लगाइए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिमूवल ऑफ जजेस। जजेस को हटाने की क्या प्रक्रिया है उसके बारे में विचार कीजिए। पॉइंट नंबर 1 है, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन ओनली बी रिमूव्ड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर। ठीक है, देखिए, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, ठीक है, दो आधार हैं जजेस को हटाने के, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, द चार्जेस अगेंस्ट द जजेस कैन बी डिस्कस्ड इन पार्लियामेंट एंड मोशन फॉर द रिमूवल कैन बी पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी। नहीं, चार्जेस तो डिस्कस होंगे लेकिन वो सिंपल मेजॉरिटी से नहीं हटाया जाएगा, वो स्पेशल मेजॉरिटी से हटाया जाएगा। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी का काम नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए, इसलिए आप इसमें डी लगाइए। बोथ आर इनकरेक्ट है और आपको चूज द इनकरेक्ट वन करना है, तो आपको सी लगाना होगा। बोथ ऑप्शन, दोनों ही गलत है, तीन। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। भारत में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का अप्रूव्ड है। सेकंड, द लोअर कोर्ट वर्क अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द हायर कोर्ट। नीचे के कोर्ट है, सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, इसका मतलब नीचे के कोर्ट ऊपर के कोर्ट के अंडर में आएंगे, उसके सुपरविजन में काम करेंगे। तो इसमें दोनों ही सही है, इसलिए आप इसमें लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। उच्चतम न्यायालय के जुरिस्डिक्शन पर विचार कीजिए। द सुप्रीम कोर्ट फंक्शंस विद इन द लिमिट्स इम्पोज्ड बाय द लेजिस्लेचर, दैट इज पार्लियामेंट। नहीं, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की लिमिट के अंतर्गत नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन की दी गई प्रेमाइसेस के अंतर्गत काम करता है, तो इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो। सेकंड स्टेटमेंट, द डिस्प्यूट्स बिटवीन द टू और मोर स्टेट्स कम अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है वो बेसिकली फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, इसलिए दो या दो से अधिक स्टेट, स्टेट वर्सेस यूनियन, यूनियन वर्सेस स्टेट, ये सारे जो मुकदमे हैं वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत सुने जाएंगे, तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपका सही हो गया। थर्ड स्टेटमेंट, द सुप्रीम कोर्ट कैन इश्यू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यस, सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी करता है फंडामेंटल राइट्स के लागू कराने के लिए, ये थ्रू आउट इंडिया कहीं भी कर सकता है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है और तीसरा सही है, तो आप लगाइए बी।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, लोकहितवाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन. Under PIL, a case can be filed by a person other than the victim provided it involves a genuine public issue. ये PIL में जरूर, PIL का कॉन्सेप्ट ही यही है, जो लोकस स्टेंडाई वाला मामला है वो PIL में नहीं होता. आपका जरूरी नहीं है कि आप विक्टिम है तभी कोर्ट जा सकते हैं, विक्टिम है तो कोर्ट जा सकते हैं, ये नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस है. PIL के मामले में क्या है कि आप कोर्ट जा सकते हैं इवन इफ आप विक्टिम नहीं है. तो आप इसमें पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही मानिए. दूसरा स्टेटमेंट, PIL helps marginalized and downtrodden to have access to justice. जो नीचे रह गए हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो गरीब हैं, जो कमजोर हैं, उनको भी जस्टिस मिल सके, इस पर PIL हेल्प करता है. क्योंकि अगर वो कोर्ट नहीं जा सकते तो उनकी जगह पर कोई भी कोर्ट जा सकता है उनके बिहाफ पर. फर्स्ट और सेकंड दोनों इसमें सही है, तो हम इसमें सी पर जाना चाहेंगे. क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जुडिशियल रिव्यू. न्यायिक समीक्षा के बारे में आप विचार कीजिए. इट मींस द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट to examine the constitutionality of any law framed by legislature or executive. का तात्पर्य है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ का रिव्यू कर सकते हैं जो कि लेजिस्लेचर ने बनाया है या एग्जीक्यूटिव ने बनाया है. बिल्कुल सही है. और दूसरा पॉइंट, द टर्म जुडिशियल रिव्यू इज नोवेयर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. बिल्कुल सही बात है. अलग अलग आर्टिकल्स में जुडिशियल रिव्यू से रिलेटेड रेफरेंस मिलेगा, लेकिन सीधे सीधे जुडिशियल रिव्यू कहीं पर लिखा हुआ नहीं है. तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आप बिल्कुल बेझिझक इसमें लगा सकते. क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं. पॉइंट नंबर 1, इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ये साफ तौर पर संविधान में दिया गया है. संविधान में कहीं पर भी बेसिक स्ट्रक्चर जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है. पॉइंट नंबर 2, पार्लियामेंट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एट ऑल. यस, कॉन्स्टिट्यूशन केशवानंद भारती केस में ये एस्टैब्लिश किया गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती. नंबर 2, इट रूट्स इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस. सही है ये स्टेटमेंट. तो आपका सेकंड सही है और थर्ड सही है. आपका बी यानी कि बी सही होगा. ए गलत है, यानी कि फर्स्ट वन गलत है. इस तरह से हमने ये 10 क्वेश्चंस कर लिए. आप इन दोनों 10 क्वेश्चन का आंसर समझ गए हैं. कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे और इवन जो इधर छुट्टियां हो रही हैं उनमें भी आपको डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग और एनसीईआरटी को हम कंटिन्यू करेंगे. अगर कोई भी डाउट है तो आप बाद में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.